63 नंबर का प्रश्न है, सिद्ध कीजिए कि किसी बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर, तो देखिए एक हम बना देते हैं यहां पर वृत्त और इस पर बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाएं, दो स्पर्श रेखाएं खींच देते हैं। ये देखिए एक स्पर्श रेखा पीए हो गई, एक स्पर्श रेखा पीबी हो गई। ये देखिए दो स्पर्श रेखाएं भी खींच दिया। अब क्या है, रेखाओं के बीच का कोण, ये इसके बीच का कोण है, मान लो कि ये थीटा है। स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड पर अंतरित कोण का संपूरक होता है। स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाले, देखिए स्पर्श बिंदु है, इसको मिलाने वाला रेखाखंड ये है, इस पर जो कोण अंतरित है केंद्र द्वारा, ये देखिए कौन सा कोण अंतरित है, ये कोण अंतरित है, कोण ए ओ बी। स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड पर जो कोण अंतरित है ए ओ बी, इसका संपूरक कोण कौन है, कोण पी ए पी बी। तो ये हमें यहां समझना है बच्चों, ए पी बी और ए ओ बी दोनों एक दूसरे के संपूरक हैं, हमें यहां पर सिद्ध करना है। तो सबसे पहले हमें क्या ज्ञात है, हम लिख लेते हैं, ज्ञात है एक वृत्त जिसका केंद्र O है, एक वृत्त जिसका केंद्र O है, केंद्र O है। फिर दूसरी बात, यहां पर देखिए बाह्य बिंदु से, बाह्य बिंदु P से, बाह्य बिंदु P से क्या हो रहा है, वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं खींची गई हैं। स्पर्श रेखा PA एवं PB, PA एवं PB खींची गई हैं, खींची गई है, ठीक है, ये स्पर्श रेखा खींची गई है। अब देखिए कि बीच का कोण स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण का संपूरक होता है। तो हमें यहां पर देखना है, सिद्ध करना है, में आएगा अब सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, तो देखिए कि कोण APB, कोण APB धन कोण AOB, कोण AOB बराबर 180 अंश। APB और AOB दोनों का योग 180 अंश के बराबर है। तो उपपत्ति में देखते हैं, उपपत्ति में क्या होगा, देखिए उपपत्ति में हम जानते हैं कि क्या जानते हैं, हम ये जानते हैं कि स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है ना। ये देखिए स्पर्श बिंदु से जो त्रिज्या जाएगी वास्तव में वो क्या होगी, स्पर्श रेखा पर लंब होगी, है ना। तो लिख देते हैं, स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है, स्पर्श रेखा पर क्या होती है, लंब होती है। ये बात हमने लिख लिया। अब हमें ये बात जब समझ में आ गई है तो हमें क्या पता चला कि कोण PAO और कोण PBO दोनों कितने कितने अंश के हैं, 90 अंश के हैं। कोण PAO धन कोण PBO बराबर 180 अंश। अब हम देखते हैं चतुर्भुज PAOB एक चतुर्भुज है जिसमें इन दो कोणों का योग 180 अंश है। तो बचे ये दो कोण, तो बचे जो दो कोण हैं उनका योग भी क्या होगा, उनका योग भी 180 अंश होगा। तो बहुत आसान धारणा है, यहां पर सीधे सीधे हमें लिख देना है, चतुर्भुज PAOB में चारों कोणों का योग कितना है, 360 अंश है। तो चारों कोणों का योग 360 अंश है। तो हमें लिखना है कि ये जो कोण है, कोण PAO धन कोण PBO धन कोण, ये वाले जो हमें सिद्ध करना है,
ए पी बी धन कोण ए ओ बी बराबर 360 अंश। चारों कोणों का योग 360 अंश है। जब चारों कोणों का योग 360 अंश है, ये हमें ज्ञात है। हम ये जान चुके हैं कि 180 अंश है इन दोनों का मान। इन दोनों का मान 180 अंश धन कोण ए पी बी धन कोण ए ओ, देखिए ए पी बी और ए ओ बी बराबर हो जाएगा 360 ऋण 180 अंश। 360 में से 180 अंश घट जाएगा तो बचेगा क्या? कोण, ये 180 का पक्षांतर हो जाएगा ना उस तरफ। हाँ, अब देखिए अब कौन बचेगा? कोण ए पी बी धन कोण ए ओ बी बराबर 180 अंश। यही हमें सिद्ध करना था। ये हमारा सिद्ध हो गया बच्चों। चलिए लेते हैं 64वां महत्वपूर्ण प्रश्न। सिद्ध कीजिए कि दो संकेंद्रीय वृत्तों में बड़े वृत्त की जीवा जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है, स्पर्श बिंदु पर समद्विभाजित होती है। तो हम यहां पर ले लेंगे एक बड़ा वृत्त और उसी के अंदर एक छोटा वृत्त। बड़े वृत्त की जीवा जो है वो छोटे वृत्त को बिंदु P पर स्पर्श करती है। ये देखिए केंद्र O है, ये जीवा AB है और वो बिंदु P पर स्पर्श करती है। तो हम यहां पर क्या करेंगे? केंद्र O से P पर एक लावस देंगे। अब हमें यहां पर देखिए हल में क्या है? सबसे पहले ज्ञात है। क्या क्या ज्ञात है? दो संकेंद्रीय वृत्त ये हमें ज्ञात है, जिनका केंद्र क्या है? जिनका केंद्र O है। दो संकेंद्रीय वृत्त है जिनका केंद्र O है। ठीक है। बड़े वृत्त की जीवा कौन है? बड़े वृत्त की जीवा AB छोटे वृत्त को बिंदु P पर स्पर्श करती है। छोटे वृत्त को बिंदु P पर स्पर्श करती है। बिंदु P पर स्पर्श करती है। ठीक है, ये बात हमें दी गई है। अब हमें सिद्ध क्या करना है? स्पर्श बिंदु पर समद्विभाजित होती है। स्पर्श बिंदु पर समद्विभाजित होती है मतलब हमें यहां पर सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? कि भैया AP जो है, AP बराबर BP, ये हमें सिद्ध करना है। AP बराबर BP। उपपत्ति देखिए बहुत आसान उपपत्ति बच्चों, बहुत ध्यान से समझना। उपपत्ति हम जानते हैं, की से शुरू करेंगे। हम जानते हैं कि क्या जानते हैं? स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या, स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है। स्पर्श रेखा पर क्या होती है? लंब होती है। ये हम सिद्ध भी कर चुके हैं। ठीक है, तो अब यहां पर हमें क्या करना पड़ेगा? स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है, यानी OP लंब क्या है? OP लंब AB है। OP क्या है? AB पर लंब है। OP लंब AB। अब पुनः एक बात और हम क्या जानते हैं? चूंकि वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है, अतः AP बराबर BP। वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब OP जीवा AB को समद्विभाजित
भाजित करेगा, करेगा ना। तो ओपी जो है जीवा एबी को क्या करेगा, समद्विभाजित करेगा। अतः नीचे लिख देंगे कि भैया एपी जो है वो क्या है, एपी जो है वो बीपी के बराबर है, और यही हमें सिद्ध करना था बच्चों। 65वां महत्वपूर्ण प्रश्न है, त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले वृत्त का एक चाप केंद्र पर 60 अंश का कोण अंतरित करता है, चाप की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो देखिए त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाला हमने एक वृत्त बना दिया, और इसका ये जो चाप है 21 सेंटीमीटर वाला एक चाप केंद्र पर 60 अंश का कोण अंतरित करता है। ये जो चाप है मान लो ए बी, ये केंद्र पर 60 अंश का कोण अंतरित करता है। तो हमें क्या ज्ञात करना है, चाप ए बी की लंबाई ज्ञात करना है। तो हल दिया है में क्या लिखेंगे, वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या r बराबर 21 सेंटीमीटर, और केंद्र पर अंतरित कोण क्या दिया है, केंद्र पर अंतरित कोण थीटा बराबर 60 अंश है। अब हमें क्या करना है, अंतरित कोण दिया हुआ है, चाप की लंबाई ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, चाप AB की लंबाई। तो क्या हो जाएगा, ये हमें ज्ञात करना है। सूत्र क्या है, सूत्र लिख देंगे, चाप की लंबाई बराबर क्या है, चाप की लंबाई का सूत्र थीटा बटे 360 2 पाई आर। चाप की लंबाई का सूत्र है थीटा बटे 360 2 पाई आर। अब यहां पर हम मान रख देंगे, थीटा का मान है 60 अंश, और फिर बटे में 360 अंश गुणा 2, पाई का मान है 22 बटे 7, और आर का मान कितना है, आर का मान है 21। तो देखिए ये 60 से 360 कितने बार कट जाएगा, 6 बार। देखिए 0 से 0, 6 छिंग 36, 6 बार कट गया। और ये देखिए 7 त्रे 21, 3 बार कट गया। अब यहां पर हमें पता है कि 2 तिया कितना बचा, 6 ऊपर बचा और 6 नीचे भी बचा। तो ये ऊपर के 6 से नीचे का 6 कट जाएगा, 22 क्या आएगी चाप की लंबाई, सेंटीमीटर। तो आंसर होगा चाप AB की लंबाई कितनी है, लंबाई बराबर 22 सेंटीमीटर है। छियासठ नंबर का महत्वपूर्ण प्रश्न, एक घड़ी की सुई, मिनट की सुई जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर है, इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखिए एक घड़ी की मिनट, एक घड़ी है और इसकी मिनट की जो सुई है वो पहले मान लो कि यहां पर थी, 12 पर थी, और फिर 5 मिनट में वो कहां पहुंच गई, 1 पर पहुंच गई। तो 5 मिनट में जो रचित क्षेत्रफल ज्ञात करना है, यानी इस पूरे क्षेत्रफल को हमें ज्ञात करना है। ये केंद्र O है, ये A है और ये B है, यानी 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल को हमें ज्ञात करना है। तो हल क्या दिया हुआ है, सबसे पहले वो लिख देंगे, दिया है मिनट की सुई की लंबाई, घड़ी की मिनट की सुई की लंबाई
अब यहां पर घड़ी की मिनट की सुई वास्तव में किस चीज का काम कर रही है? त्रिज्या आर का काम कर रही है, 14 सेंटीमीटर है। ठीक है, और इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो सुई द्वारा 5 मिनट में बनाया गया केंद्रीय कोण का पता हो जाए। बनाया केंद्रीय कोण, अब केंद्रीय कोण क्या होता है? थीटा होता है। अब हमें ये पता है कि पूरे 60 मिनट में सुई 360 अंश का कोण बनाती है। क्योंकि 60 मिनट में कितना कोण बन रहा है? 360 अंश बन रहा है। 1 मिनट में कितना कोण बनेगा? 360 अंश बटे 60, कितना हो जाएगा? 6 डिग्री। 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण अंतरित करती है। तो 5 मिनट में कितना कोण अंतरित करेगी? 6 पंचे 30 डिग्री का करेगी। तो क्या हो जाएगा? क्योंकि सुई द्वारा 1 मिनट में केंद्रीय कोण बराबर 6 अंश, इसलिए 5 मिनट में केंद्रीय कोण कितना हो जाएगा? 6 पंचे 30 अंश। तो यहां पर थीटा का मान कितना आ जाएगा? 30 अंश। और ये हमने उसका स्पष्टीकरण दे दिया। अब हमें क्या करना है? रचित क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो क्या हो जाएगा? ये जो रचित हो रहा है वो क्या है? त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। तो सुई द्वारा रचित क्षेत्रफल, 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल बराबर त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। किसका क्षेत्रफल बच्चों? त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल बराबर थीटा बटे 360 पाई आर वर्ग। तो यहां थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 30 बटे 360, पाई का मान 22 बटे 7 और आर वर्ग यानी 14 गुणा 14। ठीक है बच्चों, अब यहां पर देखिए 30 से 360, 3 बार 36, कितने बार कट गया? 12 बार कट गया। अब यहां पर हम 7 से 1 14 को काट देंगे, 7 दूनी 14। अब यहां पर कौन कौन बचे? जो बचा हमारे पास वो है अंश में 22 गुणा 14 गुणा 2 और हर में क्या है? 12 है। तो अब देखिए 2 छिंग 12। ठीक है, अब यहां पर देखिए 2 तिया 6, 2 सत्ते 14। अब 7 का गुणा हम 22 में कर देंगे। 7 दूनी 14 की 4, हासिल का 1, 7 दूनी 14 और 1 15, 154 बटे 3 वर्ग सेंटीमीटर। सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल 154 बटे 3 वर्ग सेंटीमीटर है। 67वां महत्वपूर्ण प्रश्न है, एक छतरी में 8 ताने हैं जो बराबर दूरी पर लगे हुए हैं। छतरी को 45 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक सपाट वृत्त मानते हुए इसकी 2 क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो 45 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक सपाट वृत्त हमने मान लिया है और इस पर कुल कितने ताने हैं? 8 ताने हैं। 8 ताने बना देते हैं इस पर। ये देखिए ये 8 बराबर ताने हैं और इसके हमें 2 क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। और क्या है? छतरी 45 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला, 45 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक सपाट वृत्त हमने इसे मान लिया है। 2 क्रमागत तानों के बीच का हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो हल में यहां पर देंगे छतरी को क्या माना गया है? 45 सेंटीमीटर का वृत्त है।
एक छतरी जिसकी त्रिज्या कितनी है, 45 सेंटीमीटर है। छतरी की त्रिज्या R बराबर क्या है, 45 सेंटीमीटर है। अब यहां पर क्या कह रहे हैं, कुल 8 ताने हैं। कुल 8 तानों द्वारा केंद्रीय कोण कितना बन रहा है, कुल 8 तानों द्वारा केंद्रीय कोण सबको पता है बेटा, बताओ 360 अंश। 8 ताने मिलकर पूरा वृत्त का कोण बना रहे हैं 360 अंश। तो क्या हो जाएगा, दो क्रमागत तानों द्वारा केंद्रीय कोण। अब देखिए 8 भागों के द्वारा 360 अंश बन रहा है, तो दो क्रमागत तानों द्वारा केंद्रीय कोण थीटा क्या हो जाएगा, 360/8। तो क्या हो जाएगा, चलिए करते हैं, 8 एकम 8, 8 चौके 32, बचा 4, 8 पंचे 40। तो थीटा का मान कितना आया, 45 अंश आया। अब थीटा का मान 45 अंश आ गया, तो दो क्रमागत तानों के क्या ज्ञात करना है, तानों के बीच का क्षेत्रफल। दो क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल ही क्या है, यही तो है त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। तो त्रिज्य खंड के क्षेत्रफल का फार्मूला तो हमें पता है सर, क्या है, θ/360 पाई r वर्ग। अब थीटा यहां पर कितना है, 45 है, तो 45/360, पाई का मान कितना है, 22/7, और त्रिज्या का मान कितना है, 45 गुणा 45। अब यहां पर देखिए, यहां 45 से 360 कितने बार कट जाएगा, 8 बार कट जाएगा। 45 दूनी 90 और 90 चौके 360, तो ये 8 बार कट गया। इसके बाद हम यहां पर देखते हैं कि और कुछ कट सकता है क्या, तो बस ये 2 चौके 8 और 2 11 22, इतना बस कट जाएगा। अब हमें क्या करना है, अंश में कितना बचा, अंश में हमारे पास बचा है 11 गुणा 45 गुणा 45, और हर में कितना बचा है, 4 गुणा 7, तो ये हो जाएगा 22,275/28। अब जब इस 28 का भाग 22,275 में देंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा 795.5 वर्ग। देखिए दो क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल क्या हो गया, वर्ग सेंटीमीटर। लगभग, ये लगभग में आएगा बच्चों, 795.5 वर्ग सेंटीमीटर लगभग। समझते हैं 68वां महत्वपूर्ण प्रश्न, एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर है। तो यहां पर हम हल ले लेंगे, दिया है वृत्त की परिधि दी गई है, वृत्त की परिधि कितनी है, 2 पाई r का मान कितना दिया गया है, 22 सेंटीमीटर। इंप्लाइज 2 पाई का मान है 22/7, r का मान हमें पता नहीं है, ये 22 हो जाएगा। अब r को हम यही रख देंगे, बाकी का पक्षांतर कर देंगे, तो r बराबर क्या हो जाएगा, 22 गुणा में 7 और बटे में ऊपर के 2 और 22, तो 22 से 22 कैंसिल हो जाएगा। r बराबर 7.2 सेंटीमीटर। ये हो गया, क्या दिया, परिधि दिया था, उससे हमने त्रिज्या निकाल लिया। अब हमें क्या ज्ञात करना है, वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल। वृत्त के चतुर्थांश का
चतुर्थ अंश का क्षेत्रफल निकालना है। चतुर्थांश यानी वृत्त को 4 बराबर भागों में बांट देंगे, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या है पाई आर वर्ग, और उसका चतुर्थांश यानी पाई आर वर्ग बटे 4 वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल हो जाएगा। अब देखिए पाई का मान कितना है, तो सबसे पहले 1/4 को लिख दें हम इसको, फिर पाई का मान 22/7, फिर क्या है आर स्क्वायर यानी त्रिज्या का वर्ग 7/2 गुणा 7/2, 2 बार लिख देंगे। अब सीधे सीधे क्या करना है, देखिए क्या हो सकता है, 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, फिर यहां पर 1 2 से ये 22 11 बार कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर हो जाएगा 11 सत्ते 77 और नीचे हो जाएगा 4 दूनी 8, 77/8 अब क्षेत्रफल है तो वर्ग सेंटीमीटर। तो बच्चों वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल 77/8 वर्ग सेंटीमीटर प्राप्त हुआ। 69वें नंबर का महत्वपूर्ण प्रश्न, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर समकोण अंतरित करती है। तो एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या है 10 सेंटीमीटर और ये जो त्रिज्या है ये जो जीवा केंद्र पर समकोण अंतरित करती है, कितना कर रही है समकोण अंतरित करती है। संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये है जीवा, जीवा हो गई ए बी और ये हो गया केंद्र ओ। अब संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, यानी ये वाला जो भाग कहलाता है चाप एवं जीवा द्वारा घेरा गया क्षेत्र क्या कहलाता है वृत्तखंड। इस भाग को हमें ज्ञात करना है, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। तो हल में हमें सबसे पहले जो ज्ञात है उसे लिख लेते हैं। क्या दिया हुआ है, त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है, तो क्या हो जाएगा वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या बराबर आर बराबर 10 सेंटीमीटर। और क्या दिया है, वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर समकोण अंतरित करती है। ये वाला कोण कितना दिया हुआ है, केंद्रीय कोण, केंद्रीय कोण, केंद्रीय कोण कितना है थीटा बराबर 90 अंश दिया हुआ है। अब आगे क्या है, संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, तो क्या हो जाएगा लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो जब हम लघु वृत्तखंड के क्षेत्रफल को ज्ञात करेंगे तो ये लघु त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल है, ये पूरा लघु त्रिज्य खंड के क्षेत्रफल में से संगत समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा देंगे। क्या हो जाएगा लघु त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, लघु त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल में से क्या घटा देंगे संगत समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल। समकोण क्यों है, क्योंकि केंद्रीय कोण 90 अंश है, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है बच्चों, अब हम कर देंगे। क्या हो जाएगा लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, लघु त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल क्या है हमारे पास थीटा बटे 360 पाई आर वर्ग, यह है लघु त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। इसमें से हमें क्या घटाना है, संगत समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, यानी समकोण त्रिभुज है और ये दोनों क्या हैं, ये दोनों यहाँ पर क्या है त्रिज्याएं हैं, दोनों भुजाएं। तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल हम यहां बना देंगे 1/2, आधार क्या है OA, ऊंचाई क्या है OB, OA गुणा OB। तो अब मान रख देंगे, थीटा का मान कितना है 90/360, पाई का मान 22/7 और त्रिज्या के मान क्या क्या हैं, देखिए यहां पर त्रिज्या का मान देखिए लघु जीवा पर ये 10 सेंटीमीटर है ना वृत्त की त्रिज्या, तो 10 गुणा 10, ठीक है ये मान मैंने रख दिया। अब इस तरफ देखिए 1/2, OA का मान भी 10 और OB का मान भी 10। ठीक है बच्चों, ये हो जाएगा 9 चौके 36, 4 बार कट गया, 4 बार कट गया। तो अब यहां पर कितना बचा देखिए, यहां पर बचा 22 गुणा 10 गुणा 10 यानी 2200, 2200/7 चौके 28,
2200/28 बचा। और इधर देखिए ये यहाँ पर कितने बार कट जाएगा, 5 बार, यानी यहाँ 50 हमको मात्र घटाना है। कितना घटाना है? मात्र 50 घटाना है। अब देखिए यहाँ पर ये 4 सत्ते 28, 4 पंचे 20, फिर 4 पंचे 20 और 4 शून्यम शून्य, 550/7 है हमारे पास। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर देखिए 550/7 है, तो हमें क्या करना है, 7 का भाग दे देना है 550 में। तो कितना हो जाएगा, 7 7 42, 7 सतैया 49, 7 बार में हुआ 49। ये देखिए 7 का भाग 550 में देंगे, 7 सतैया 49, बचा 6 0 7 8 56, बचा 4, है ना। फिर लगाए दशमलव, यहाँ आएगा 0, फिर भाग नहीं जाने का, तो 7 पाना 35, बचा 5 0 7 सतैया 49, कितना आया 78 दशमलव, ये देखिए 78.57 में से 50 घटा देंगे, कितना हो जाएगा 28.57 वर्ग सेंटीमीटर। 28.57 वर्ग सेंटीमीटर प्राप्त होगा लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। एक खोखले अर्धगोले के आकार का है, बर्तन जो है वो खोखले अर्धगोले के आकार का है, जिसके ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित है। देखिए एक खोखला अर्धगोला है और इसके ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित है। ये देखिए इस तरह से, ठीक है बच्चों, ये बेलन बन गया, है ना। अब इसमें क्या है, अर्धगोले का व्यास, जो अर्धगोला है उसका व्यास 14 सेंटीमीटर, तो उसकी त्रिज्या कितनी हो गई 7 सेंटीमीटर, तो ऊंचाई भी कितनी हो जाएगी 7 सेंटीमीटर। अभी हम उसको लेते हैं, और इस बर्तन पात्र की कुल ऊंचाई 13 सेंटीमीटर है। ये जो पात्र है इसकी कुल ऊंचाई कितनी है, 13 सेंटीमीटर है, जिसमें अर्धगोले की ऊंचाई भी और बेलन की ऊंचाई भी दोनों शामिल हो जाएंगी। इसके अलावा और क्या दिया हुआ है, इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो ये बर्तन का हमें आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। हमें जो व्यास दिया है वो 14 सेंटीमीटर है। तो हल में लिख देंगे, दिया है, देखिए क्या दिया है, अर्धगोले के आकार का है और अर्धगोले का व्यास कितना है, व्यास है 14 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, त्रिज्या r बराबर हो जाएगी 7 सेंटीमीटर। अब चूंकि अर्धगोले की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, तो बेलन की त्रिज्या भी कितनी हो जाएगी, बेलनाकार भाग की त्रिज्या भी कितनी हो जाएगी, वो भी तो r है ना, वो भी 7 सेंटीमीटर हो जाएगी। अब हमें क्या निकालना है, बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो यहां लिख देंगे बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखिए बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, बहुत आसान काम है, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ और उसके ऊपर बेलन का वक्र पृष्ठ। तो ठीक है, कर देते हैं, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ धन बेलन का वक्र पृष्ठ। अब देखिए अर्धगोले का वक्र पृष्ठ यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर अर्धगोले का वक्र पृष्ठ हो जाएगा 2πr², और बेलन का वक्र पृष्ठ क्या हो जाएगा 2πrh। तो अब देखिए इन दोनों में से तो 2πr को कॉमन ले लेंगे, तो क्या हो जाएगा 2πr कॉमन निकल जाएगा, r प्लस h। तो 2π की वैल्यू 22/7, r की वैल्यू 7, फिर r की वैल्यू 7, और h जो है वो बेलनाकार भाग की ऊंचाई, तो वास्तव में 13 था, 13 में से नीचे वाला 7 घट जाएगा, तो बेलनाकार भाग की ऊंचाई कितनी हो जाएगी, 13 में से 7 कम 6 सेंटीमीटर। तो यहां पर हमें जो ज्ञात है वहीं पर लिख देना है
बेलनाकार भाग की ऊंचाई, बेलनाकार भाग की ऊंचाई कितनी हो जाएगी बच्चों? कुल जो है हमारा बर्तन 13 है, 13 में से यदि अर्धगोले की ऊंचाई 7 है तो बेलनाकार भाग की ऊंचाई 6 सेंटीमीटर है। तो यहां पर हम लिख देंगे 6 सेंटीमीटर। और 7 से 7 यहाँ कैंसिल हो जाएगा, 22 दूनी 44 हो जाएगा, और 7 और 6 मिलकर हो गए 13। अब गुणा कर देंगे, 13 चौके 52 की 2, हासिल का 5, 13 चौके 52 और 5 57, 572 पृष्ठीय क्षेत्रफल है, इसलिए क्या आएगा? वर्ग सेंटीमीटर। तो ये हमारा आंसर है बच्चों। चलिए अब लेते हैं क्वेश्चन नंबर 71। एक खिलौना त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर वाले एक शंकु के आकार का है जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। अब यहां पर देखिए, एक अर्धगोले पर कौन अध्यारोपित है? शंकु अध्यारोपित है। और इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई 15.5 सेंटीमीटर है। सबसे निम्न छोर से सबसे उच्च छोर तक की ऊंचाई 15.5 सेंटीमीटर है। इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। वास्तव में संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल यहां पर शंकु का वक्र पृष्ठ और अर्धगोले का वक्र पृष्ठ होगा, क्योंकि दोनों उसके जो तपेंदे हैं वो अंदर दब गए, अर्धगोले का भी और शंकु का भी। तो यहां पर क्या हो जाएगा? शंकु की त्रिज्या देखिए, जो खिलौने की त्रिज्या है 3.5 सेंटीमीटर, वही गोले की भी त्रिज्या है, वही शंकु की भी त्रिज्या है। और संपूर्ण ऊंचाई जब इतनी है तो गोले की ऊंचाई तो उसकी त्रिज्या के बराबर होती है। तो 15.5 में से जब 3.5 घटा देंगे तो 12 सेंटीमीटर हो जाएगी शंकु की ऊंचाई। तो अब देखिए, यहां पर हल में हम लिख देते हैं जो जो हमें दिया है। क्या दिया है देखिए, एक खिलौने की त्रिज्या कितनी दी हुई है? एक खिलौने की त्रिज्या r बराबर 3.5 सेंटीमीटर। अब देखिए, ये कैसा है? शंकु के आकार का है, उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर शंकु अध्यारोपित है। तो यही क्या हो जाएगी? अर्धगोले की त्रिज्या भी क्या हो जाएगी? अर्धगोले की त्रिज्या r बराबर 3.5 सेंटीमीटर, या शंक्वाकार भाग की त्रिज्या भी क्या हो जाएगी? शंक्वाकार भाग की त्रिज्या ये भी कितनी है? ये भी r बराबर 3.5 सेंटीमीटर ही है। अब हमारे पास दोनों की त्रिज्या प्राप्त हो गई। अब इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई से हमें क्या करना है? गोलाकार भाग की ऊंचाई की तो हमें जरूरत पड़ती नहीं है, तो क्या हो जाएगा? शंक्वाकार भाग की ऊंचाई कितनी है? शंक्वाकार भाग की ऊंचाई जो है वो कितनी है? अब यहां पर हम इसको ले लेते हैं h बराबर, तो जो त्रिज्या है ये त्रिज्या उसमें से घट जाएगी, क्योंकि त्रिज्या ही अर्धगोले की ऊंचाई है। तो 15.5 ऋण 3.5 बराबर 12 सेंटीमीटर। शंक्वाकार भाग की ऊंचाई कितनी निकल कर आई? 12 सेंटीमीटर। अब हमें क्या ज्ञात करना है? खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब यहां पर देखेंगे, जैसे ही हम संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करते हैं, यानी यहां पर अर्धगोले का वक्र पृष्ठ और शंकु का वक्र पृष्ठ दोनों जुड़ जाएंगे तो पूरे खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आएगा। तो क्या हो जाएगा? अर्धगोले का वक्र पृष्ठ धन शंक्वाकार भाग का वक्र पृष्ठ। शंक्वाकार भाग का वक्र पृष्ठ
ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे। क्या हो जाएगा देखिए, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ के लिए तो हमारे पास फार्मूला है 2πr², लेकिन शंक्वाकार भाग का वक्र पृष्ठ जो है πr(l) है। वो किस पर डिपेंड है? तिर्यक ऊंचाई l पर डिपेंड है। तो तिर्यक ऊंचाई l कैसे निकालेंगे, पहले ये देखिए बच्चों, यहां पर हम तिर्यक ऊंचाई l निकालेंगे। हमें पता है कि l = √r² + h² होता है। l = क्या हो जाएगा? √r², r यानी 3.5 का वर्ग और धन 12 का वर्ग। तो l बराबर हो जाएगा बच्चों 3.5 का वर्ग यानी 12.25 का 3.5 का वर्ग आया 12.25 और 12 का वर्ग हो गया 144। तो क्या होगा देखिए, l बराबर 45, 46, 56, 156.25। तिर्यक ऊंचाई l का मान कितना आया? 156.25। इसे भी हम हल कर देंगे तो क्या प्राप्त हो जाएगा? अंडर रूट के अंदर 156.25। अब 156 क्या है? 156.25 को हम देखिए विलोकनम विधि से कैसे हल करेंगे। यहाँ पर 25 के वर्गमूल के इकाई का अंक हो जाएगा 5 और यहाँ पर देखिए 156 से छोटी वर्ग संख्या, 156 से छोटी वर्ग संख्या 144 है, उसका वर्गमूल है 12। तो l का मान कितना आया? 12.5 सेंटीमीटर। इस तिर्यक ऊंचाई और त्रिज्या और पाई के मान को हम यहाँ रख देंगे। 2 × 22/7 गुणा r वर्ग यानी 3.5 गुणा 3.5 धन, फिर पाई का मान 22/7, r का मान 3.5 और l का मान है 12.5। ठीक है बच्चों, अब यहां पर हम क्या कर देंगे? 3.5 दूनी 7, 3.5 से 7 कितने बार कट जाएगा? 2 बार कट जाएगा। यहां भी देखिए 3.5 दूनी 7। अब 2 से 2 कैंसिल, यहां भी देखिए 2 से 22 कैंसिल 11 बार। अब कितना आ जाएगा? यहां आ जाएगा 22 गुणा 3.5 धन 11 गुणा 12.5, 11 गुणा 12.5। ठीक है बच्चों, अब यहां पर हम इन दोनों का क्या कर देंगे? गुणा। चलिए यहां कर लेते हैं। ये कितना हो जाएगा? 35 दूनी 70 की शून्य, हासिल का 7, 35 दूनी 70 और 7 77 और एक संख्या के बाद दशमलव धन। अब यहां देखिए, यहां पर 25 125 है, 12.5 यानी 125 का करेंगे तो 125 से कम 25 की 5, हासिल का 12, 125 से कम 125, 26 27 37, 137 और एक संख्या के बाद दशमलव। अब ये आपस में जुड़ जाएंगे तो 0 क्या आ जाएगा? 0 और 5 मिलकर 5, 7 और 7 दूनी 14 की 4, हासिल का 1, 7 3 10 और 1 11 की 1, हासिल का 1 और 1 और 1 मिलकर हो जाएंगे 2। 214.5 वर्ग सेंटीमीटर। इस आकृति का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या आया? 214.5 वर्ग सेंटीमीटर। 72वें नंबर का प्रश्न, मयंक ने अपने बगीचे के लिए एक पक्षी स्नानागार बर्ड बाथ बनाया जिसका आकार एक खोखले बेलन जैसा है। कैसा है? खोखले बेलन जैसे आकार का है। ये देखिए, ये मयंक के पक्षी स्नानागार का आकार कैसा है? खोखले बेलन जैसा है। अच्छा, आगे है, इसके एक सिरे पर अर्धगोलाकार बर्तन बना हुआ है। ये पाइप जैसा था लेकिन इसके एक सिरे पर अर्धगोलाकार बर्तन बना है जैसा कि आकृति में दिखाया हुआ है। बेलन की ऊंचाई, पूरे बेलनाकार भाग की ऊंचाई 1.45 मीटर है और उसकी त्रिज्या, पूरे बेलनाकार भाग की त्रिज्या कहो चाहे अर्धगोलाकार भाग की त्रिज्या कहो, दोनों कितनी है? 30 सेंटीमीटर। ये कितनी है? 30 सेंटीमीटर। आगे देखिए, तो हमें क्या ज्ञात करना है? इस पक्षी स्नानागार का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। जो
तो हमें क्या दिया हुआ है पहले देखिए। दिया क्या है, दिया है पक्षी स्नानागार जो बना है उसमें हमें क्या दिया हुआ है, बेलनाकार भाग की ऊंचाई। बेलनाकार भाग की ऊंचाई, बेलनाकार भाग की ऊंचाई कितनी है, बेलनाकार भाग की ऊंचाई कितनी है, 1.45 मीटर, 1.45 मीटर। क्योंकि हमारा पूरा सवाल सेंटीमीटर है, इस का गुणा करके 145 सेंटीमीटर कर देंगे बच्चों। आगे देखिए, आगे यहां पर क्या दिया हुआ है, उसकी त्रिज्या, बेलनाकार भाग की त्रिज्या, बेलनाकार भाग की त्रिज्या, भाग की त्रिज्या किसके बराबर है, बराबर बेलनाकार भाग की त्रिज्या बराबर अर्धगोले की त्रिज्या, अर्धगोलाकार बना है ना, अर्धगोले की त्रिज्या, दोनों त्रिज्याएं आपस में बराबर होंगी और कितनी होंगी, दोनों होंगी 30 सेंटीमीटर। तो आर की वैल्यू कितनी आ गई, 30 सेंटीमीटर। अब हमें क्या ज्ञात करना है, देखिए पक्षी स्नानागार का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, पक्षी स्नानागार का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है, पक्षी स्नानागार का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। सबसे पहले तो ये खोखला बेलन है, तो खोखला बेलन है तो बेलन का वक्र पृष्ठ आ जाएगा। पहले तो बेलन का वक्र पृष्ठ, और बेलन के वक्र पृष्ठ के ऊपर कौन अध्यारोपित है, अर्धगोला अध्यारोपित है, तो हो जाएगा अर्धगोले का वक्र पृष्ठ, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ। बेलन के वक्र पृष्ठ में अर्धगोले के वक्र पृष्ठ को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, पक्षी स्नानागार का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल आएगा। तो बेलन का वक्र पृष्ठ है 2 पाई आर एच और अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है 2 पाई आर स्क्वायर। जब हम 2 पाई आर को कॉमन ले लेंगे तो अंदर बचेगा एच धन आर। अब हम इनकी वैल्यू रख देंगे, 2 पाई का मान 22/7, आर का मान है 30। अब यहां पर फिर से एच की वैल्यू कितनी है, 145 सेंटीमीटर, आर का मान है 30 सेंटीमीटर। इस तरह से हमने मान रख दिया। अब इसे हल कर देते हैं, देखिए कितना आएगा। यहां पर जब हम दोनों को लेंगे साथ में तो ये हो जाएगा 2 × 22/7 गुणा 30 है, 22/7 गुणा 30, और ये हो जाएगा 145 और 30 मिलकर 175। 175। तो अब हम नीचे के 7 से काट देंगे, देखिए कैसे कटेगा, 7 दूनी 14, 7 पाना 35। तो ये हो गया 22 दूनी 44 गुणा 25 दिया 75, 750। अब 750 से हम इस 44 का गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए यही कर देते हैं, 750 गुणा 44, 4 शून्य 4 पंचे 20 की शून्य, हासिल का 2, 4 7 28 29 30, और फिर से ये 3000 आएगा तो ये 0003, तो ये कितना हो गया, 33,000। कितना आ जाएगा, 33,000 वर्ग सेंटीमीटर। तो इस पूरे स्नानागार का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 33,000 वर्ग सेंटीमीटर है। चलिए समझते हैं 73 नंबर का प्रश्न। एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है। एक ठोस कैसा है, अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है। ये देखिए अर्धगोले पर कौन खड़ा है, शंकु खड़ा है, जिनकी त्रिज्याएं 1 सेंटीमीटर है। इनकी त्रिज्याएं कितनी है, दोनों की त्रिज्या कितनी है, 1 सेंटीमीटर है, तथा शंकु की ऊंचाई त्रिज्या के बराबर है। शंकु की भी ऊंचाई उतनी है जितनी उसकी त्रिज्या है, 1 सेंटीमीटर। तो फिर अर्धगोले की ऊंचाई भी तो 1 सेंटीमीटर ही होगी। अर्धगोले की त्रिज्या और ऊंचाई दोनों बराबर होती है। तो इस ठोस का आयतन पाई के पदों में ज्ञात कीजिए।
तो हल लेते हैं, पाई के पदों में ज्ञात करना है, यानी पाई का मान नहीं रखना है। अब आगे देखिए, जिनकी त्रिज्या है, तो अर्धगोले लिखते हैं, अर्धगोले की त्रिज्या दिया है, मैं लिख देंगे, दिया है अर्धगोले की त्रिज्या कितनी है, बराबर शंकु की त्रिज्या, दोनों बराबर है ना, शंकु की त्रिज्या बराबर 1 सेंटीमीटर। ये हो गया। अब आगे देखिए, इस ठोस का आयतन पाई के पदों में ज्ञात करना है हमें, और ऊंचाई दोनों की बराबर है। फिर से लेंगे, अर्धगोले की ऊंचाई की जरूरत तो हमें पड़ेगी नहीं, तो केवल किसकी ऊंचाई ले लेते हैं, शंकु की ऊंचाई दिया है ना हमें, शंकु की ऊंचाई, ऊंचाई h बराबर हमें दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, त्रिज्या के बराबर दिया हुआ है। तो अब हमें क्या ज्ञात करना है, इस ठोस का आयतन, तो ले लेते हैं ठोस का आयतन, ठोस का आयतन बराबर क्या हो जाएगा, अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले का आयतन, और उसमें किसका आयतन मिल जाएगा, शंकु का आयतन, धन शंकु का आयतन। अब इन दोनों मानों को हम रख देंगे। अर्धगोले का आयतन कितना है, 2/3 पाई आर क्यूब, तो लिख देते हैं 2/3 पाई आर क्यूब। शंकु का आयतन कितना है, 1/3 पाई आर वर्ग h। अब हमें त्रिज्या और ऊंचाइयों के मान रख देना है, तो देखिए 2/3 पाई, पाई के ही पदों में उत्तर चाहिए, इसलिए पाई का मान नहीं रखेंगे, आर की 1/3 धन 1/3 पाई 1/2 गुणा h का मान भी एक ही है, तो ये हो जाएगा 2 एकम 2/3 पाई धन पाई एकम पाई बटे 3, तो 3 हर में है तो 3 का हो जाएगा 3, 2 पाई प्लस पाई इज इक्वल टू हो गया 3 पाई अपॉन 3, तो क्या हो जाएगा पाई। ठोस का आयतन कितना प्राप्त हुआ, पाई घन सेंटीमीटर। यहां पर देखिए, एक इंजीनियरिंग के विद्यार्थी रचेल ने एक पतली एल्यूमिनियम की सीट का प्रयोग करते हुए एक मॉडल बनाने को कहा गया, किसे, रचेल को, जो एक ऐसे बेलन के आकार का है जिसके दोनों सिरों पर 2 शंकु जुड़े हुए हैं। मॉडल कैसा है, दोनों सिरों पर 2 शंकु जुड़े हुए हैं, और मॉडल खुद कैसा है, बेलन के आकार का है। अच्छा, 2 शंकु जुड़े हुए, इस मॉडल का व्यास 3 सेंटीमीटर है, इस पूरे मॉडल का व्यास कितना है, 3 सेंटीमीटर है, यानी त्रिज्या कितनी हो जाएगी, आगे बोलते हैं, और इसकी लंबाई 12 सेंटीमीटर है, पूरे मॉडल की लंबाई 12 सेंटीमीटर है, पहले ये समझ लें। और फिर यदि प्रत्येक शंकु की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर, प्रत्येक शंकु की ऊंचाई कितनी है, 2 सेंटीमीटर है, तो रचेल द्वारा बनाए गए मॉडल में अंतर्विष्ट हवा का आयतन ज्ञात कीजिए। यह मान लीजिए कि मॉडल की आंतरिक और बाहरी विमाएं लगभग बराबर हैं। ठीक है बच्चों, अब यहां पर हमें जो दिया है, हल शुरू करते हैं। हल दिया है, क्या दिया है, देखिए दिया है बेलन का व्यास, बेलन का व्यास या बेलनाकार भाग का व्यास 3 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या r बराबर 3/2 सेंटीमीटर। शंकु की त्रिज्या भी कितनी हो जाएगी, शंकु की त्रिज्या भी r ही होगी, 3/2 सेंटीमीटर ही होगी। आगे देखिए, यहां पर ऊंचाई देखते हैं, मॉडल की ऊंचाई, मॉडल की ऊंचाई कितनी है, मॉडल की ऊंचाई देखिएगा, मॉडल की ऊंचाई h बराबर 12 सेंटीमीटर। शंकु की ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई कितनी है, शंकु की ऊंचाई को हम मान लेंगे h1 कितनी है, 2 सेंटीमीटर।
अब हमें किसकी ऊंचाई निकालना है? बेलनाकार भाग की ऊंचाई या बेलन की ऊंचाई कितनी है? बेलन की ऊंचाई को मान लेते हैं H2 कितनी है? 12 गुणा 2 शंकु लगे हुए हैं ना, 2H1 को घटा देंगे तो H2 कितना हो जाएगा? 12 ऋण 2 गुणा 2 यानी 8 सेंटीमीटर। अब देखिए इतनी सारी चीजें हमें प्राप्त हो गई। अब हमें क्या लिखना है? मॉडल का आयतन। मॉडल का आयतन कितना हो जाएगा? मॉडल का आयतन होगा बेलनाकार भाग का आयतन या बेलन का आयतन। बेलन का आयतन में 2 शंकुओं के आयतन जुड़ जाएंगे, शंकु का आयतन। तो देखिए बेलन का आयतन हमें पता है पाई आर स्क्वायर एच, और 2 गुणा शंकु का आयतन है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब हमने शंकु की ऊंचाई को H1 माना है। देखिए हमने शंकु की ऊंचाई को H1 माना था, बेलन की ऊंचाई को H2 माना था। अब मान रख देते हैं। अब मान रख देंगे तो क्या हो जाएगा? पाई, त्रिज्या तो दोनों की समान है, 3/2 गुणा 3/2 और बेलन की ऊंचाई है 8 धन 2 गुणा 1/3 पाई, फिर से 3/2 गुणा 3/2 गुणा इसकी ऊंचाई कितनी है? 2। शंकु की ऊंचाई है 2। अब देखिए ये नीचे के 2 से ऊपर के 2, नीचे के 2 से ऊपर के 2 कैंसिल हो गए, 3 से 3 कैंसिल हो गया। अब यहां पर भी देखिए, यहां पर 2 दूनी 4 से 4 दूनी 8 कैंसिल हो गया, तो 9 दूनी 18 पाई यहां आया और यहां आ गया 3 पाई। 18 पाई और 3 पाई मिलकर हो गया 21 पाई। 21 और पाई का मान रख देंगे 22/7, 7 21, तो 66 घन सेंटीमीटर। तो संपूर्ण मॉडल का आयतन कितना हुआ? 66 घन सेंटीमीटर। अब समझते हैं 75वें नंबर का महत्वपूर्ण प्रश्न। देखिए विद्यार्थियों के एक समूह द्वारा अपने पर्यावरण चेतना अभियान के अंतर्गत एक सर्वेक्षण किया गया, जिसमें उन्होंने एक मोहल्ले के 20 घरों में लगे हुए पौधों से निम्नलिखित आंकड़े एकत्रित किए। प्रति घर माध्य पौधों की संख्या ज्ञात कीजिए कि मोहल्ले में किस घर में कितने पौधे लगे हैं। ऐसे 20 घरों का उन्होंने आकलन किया। तो पौधों की संख्या 0 से 2 वाले घरों की संख्या कितनी है? 1 है। 2 से 4 वाले घरों की संख्या 2 है। 4 से 6 वाले घरों की संख्या 1 है। 6 से 8 वालों की 5 है। 8 से 10 वालों की 6 है। 10 से 12 वालों की 2 है। और 12 से 14 पौधे वाले 3 परिवार हैं या घर हैं, 3 घर हैं। तो अब हमें यहाँ क्या करना है? माध्य ज्ञात करना है। तो हमें सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि हमारा वर्ग अंतराल क्या है। 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6। तो यहां पर हम यहां पर लिख देंगे वर्ग चिन्ह। तीसरा ऑप्शन हमारा आएगा वर्ग चिन्ह। वर्ग चिन्ह में देखिए इनका क्या आता है? मध्य बिंदु आता है। 0 से 2 का मध्य बिंदु कौन है? 1 है। 2 से 4 का मध्य बिंदु कौन है? 3 है। 4 से 6 का मध्य बिंदु 5। 6 से 8 का मध्य बिंदु 7। 8 से 10 का मध्य बिंदु 9। 10 से 12 का मध्य बिंदु 11 और 12 से 14 का मध्य बिंदु 13। इस तरह से ये हमने निकाल लिया मध्य बिंदु, इसको बोलते हैं XI। ठीक है। और ये जो घरों की संख्या थी ये है FI। बस बच्चों इतना ध्यान रखना है, FI XI बारंबारता जो होती है वो है FI फ्रीक्वेंसी है, और XI ये है वर्ग चिन्ह है, मध्य बिंदु है। अब हमको यहां पर कुछ नहीं करना है, FI और XI का गुणा कर देना है। बस हर FI का हर XI से गुणा कर देना है। क्या हो जाएगा? 1 एकम 1, 2 तिया 6, 1 पंचे 5, 5 7 35, 6 9 54, फिर 11 दूनी 22 और फिर 13 तिया 39। ठीक है, बस ये काम हमने कर दिया। अब हमें केवल इस FI को तो जोड़े हैं, तो कितने परिवार हैं? 20 परिवार हैं, 20 घर हैं। तो सिग्मा FI
सिग्मा एफ आई कितना आया, 20 आया, क्योंकि पहले से ही जुड़ा हुआ है। अब यहां पर हमें क्या लेना है, सिग्मा, सिग्मा यानी इन सभी का योग, सारे एफ आई और एक्स आई का योग यहां पर कर लेते हैं। कितना आएगा देखिए, 6 7 8 9 10 11 12 और 17 18 21 22 23 और 32 की 2 हासिल का 3 और 6 3 और 3 6 हो गए, 6 5 11 12 13 14 15 16 162 आया। तो माध्य का क्या फार्मूला है, माध्य बराबर माध्य एक्स बार बराबर क्या होता है, सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई बटे सिग्मा एफ आई। बहुत आसान है बच्चों, मतलब इस कॉलम का जो योग है उसमें इस कॉलम के योग का भाग देना है बस। तो क्या हो जाएगा देखिए, सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई कितना आया है, 162 आया है, 162 और उसके बटे कितना 20, 20 का भाग दे देंगे। 162 में जब 20 का भाग दे देंगे तो शून्य के कारण एक अंक के बाद दशमलव और 2 अट्ठे 16, 2 एकम 2। अब यहां पर शून्य के कारण आ जाएगा एक संख्या के बाद दशमलव, तो 8.1। पौधों का माध्य कितना आया, 8.1। तो यहां आंसर आएगा, क्या ज्ञात करने, प्रति घर माध्य पौधों की संख्या, प्रति घर माध्य पौधों की संख्या, माध्य पौधों की संख्या 8.1 है। ठीक है बच्चों। 76वें नंबर का महत्वपूर्ण प्रश्न है, निम्नलिखित आंकड़े 225 बिजली उपकरणों के प्रतिदिन जीवन काल घंटों की सूचना देते हैं। उपकरणों का बहुलक जीवन काल ज्ञात कीजिए कि कितने दिन कौन सा उपकरण चला। तो देखिए यहां पर जीवन काल घंटों में दिया हुआ है बारंबारता। 0 से 20 घंटे तक चलने वाले उपकरणों की संख्या 10 है, 20 से 40 वाले की 35 है, 40 से 60 वाले की 52 है, 60 से 80 घंटे चलने वाले 61 हैं, 80 से 100 घंटे चलने वाले 38 है और 100 से 120 घंटे चलने वालों की संख्या 29 है। अब हमें क्या ज्ञात करना है, बहुलक जीवन काल ज्ञात करना है। तो बहुलक जीवन काल ज्ञात करने के लिए हमें बहुलक का सूत्र याद होना चाहिए। तो बहुलक का सूत्र क्या है, बहुलक का सूत्र है L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। ये है बहुलक का सूत्र। अब इस सूत्र में जिन जिन चीजों की आवश्यकता पड़ी है हमें वो ज्ञात करना जरूरी होगा ना। तो हमें यहां पर देखिए हल में आप इसको बना लेंगे सूची को, और फिर एक प्रण लेंगे कि भाई हमें बहुलक में एक भी कॉलम नहीं बढ़ाना होता टेबल में। बहुलक के सवाल में टेबल में हमें एक भी कॉलम नहीं बढ़ाना है, बस इसी से हल करना है। अब हमें पता है सर्वाधिक बारंबारता वाला आंकड़ा क्या कहलाता है, बहुलक कहलाता है। यहां पर किस वर्ग अंतराल की बारंबारता सर्वाधिक है, सर 60 से 80 की बारंबारता सर्वाधिक है। देखिए 60 से 80 की बारंबारता सर्वाधिक है, 61 है, तो ये नंबर 1 रहेगा यानी F1 रहेगा। बहुलक वर्ग की आवृत्ति F1 हो जाएगी। उससे एक पीछे, एक से पीछे कौन होता है सर, 0 होता है। तो इससे पीछे वाली जो आवृत्ति है, ये इससे पीछे वाली जो आवृत्ति है ये कहलाती है F0। ये क्या कहलाएगी, F0 कहलाएगी। तो 1 के बाद वाला कौन से नंबर में आता है सर, 1 के बाद वाला हो जाएगा F2। ये तो बहुत आसान है सर, सर्वाधिक बारंबारता वाला आंकड़ा कहलाएगा F1, उसके पहले वाला F0, उसके बाद वाला F2। ये बहुत आसान है। फिर हमको यहां पर देख लेना है कि वर्ग अंतराल कितना है, 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60, किसका पहाड़ा चल रहा है सर, 20 का पहाड़ा चल रहा है। तो हमें यहां पर लिखते जाना है। सबसे पहले बहुलक वर्ग की आवृत्ति, सबसे पहले बहुलक वर्ग क्या चुनेंगे, बहुलक वर्ग कौन सा है, जिसकी आवृत्ति सर्वाधिक है वह बहुलक वर्ग है। 60 से 80 बहुलक वर्ग कौन है, 60 से 80 है। तो इसकी निम्न सीमा, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा पूरा लिखेंगे, निम्न सीमा कितनी है
L बराबर 20 है, ओ सॉरी, निम्न सीमा कितनी है, L बराबर 60 है ना। यहां पर हम लिख देंगे बहुलक वर्ग की निम्न सीमा कितनी है, देखिए निम्न सीमा 60 है, उच्च सीमा 80 है। चलो सर एक चीज मिल गई हमें, बहुलक वर्ग की आवृत्ति F1 कितना है, बहुलक वर्ग की आवृत्ति देखिए यहां पर है हमारे पास 61 है बहुलक वर्ग की आवृत्ति। फिर F0 बहुलक वर्ग के पूर्व वर्ग की आवृत्ति कितनी है, 52 है। फिर F2 बहुलक वर्ग के बाद के वर्ग की आवृत्ति कितनी है, 38 है। आप इन्हें पूरा शब्दों में भी लिखिएगा। फिर हमने ये लिख दिया, ये चीजें भी मिल गई सर पूरी पूरी। फिर आगे आएगा वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल कितने का है, कितने का अंतर है, वर्ग अंतराल देखिए यहां पर 20 का पहाड़ा चल रहा है, वर्ग अंतराल h बराबर आ गया 20। इन मानों को हमें यहां रख देना है, हमारा सवाल खत्म। देखिए यहां पर L का मान कितना है, L का मान है 60 धन, F1 का मान कितना है, F1 का मान है 61, F0 का मान कितना है 52, फिर 2 है देखिए, फिर F1 का मान कितना है 61, ऋण F0 का मान कितना है 52, फिर F2 का मान कितना है 38, और फिर ये कोष्टक बंद, H का मान है 20 का गुणा हो जाएगा बच्चों। बस अब यहां पर क्या हो जाएगा, ये हो गया 60 धन, कोष्टक के अंदर जब 61 में से 52 घट जाएंगे तो बचेंगे 9, फिर यहां देखिए 61 दूनी हो जाएगा 122, फिर इसमें से 52 कम और फिर 38 कम, तो 52 और 38 दोनों कम हो रहे हैं तो ये दोनों मिलके हो जाएंगे 90, है ना, ये दोनों घट जाएंगे और ऊपर गुणा में कौन है 20 है। अब देखिए ये हो जाएगा 60 धन, अब यहां देखिए 9 दूनी 18, 180 आ गया सर ऊपर, है ना, 180 ऊपर आ गया, और 122 में से जब 90 घटेंगे तो आ जाएगा 32 आ जाएगा सर नीचे, 32 आ गया नीचे। अब कितना हो जाएगा बहुलक, देखिए बहुलक हमारा हो जाएगा, बहुलक बराबर यहां पर देखिए ये 60 तो है ही, है ना, 60 धन, अब 32 का भाग हम 180 में दे देंगे, ये देखिए 32 का भाग 180 में जब हम देंगे तो एक 5 बार में कितना आएगा, 5 दूनी 10 की शून्य हासिल का 1, 3 5 15 और 1 16, बचा 20, फिर क्या आएगा दशमलव आ जाएगा, ये दशमलव लगाया 0, फिर 3 6 18, 6 बार में देखिए 6 बार में कितना आ जाएगा, 6 दूनी 12 2 हासिल का 1, 6 3 18 और 1 19, बचा 8, फिर उतारे 0, अब 2 बार में कितना आएगा 64, फिर देखिए अब कितना बचा 16 बचा, फिर उतारे 0, अब फिर से 5 बार में कितना आ जाएगा, 5 बार में 160 आ जाएगा बच्चों, और ये हो जाएगा हमारा काम खत्म। तो कितना आया देखिए 180 के बट्टे 32 करने पे 5.625, जब दोनों को जोड़ देंगे तो 65.625, ये आंसर आ जाएगा। आंसर क्या आएगा, उपकरणों का बहुलक जीवन काल, उपकरणों का बहुलक जीवन काल कितना है, उपकरणों का बहुलक जीवन काल सर 65.625 घंटा है। ठीक है बच्चों, अब समझते हैं 77वें नंबर का महत्वपूर्ण प्रश्न। देखिए नीचे दिए हुए बंडल का माध्य दिया हुआ है हमें 28.5, पहले से ही माध्य दिया हुआ है, तो x y का मान ज्ञात कीजिए, x और y का मान ज्ञात कीजिए, जो कि यहां बारंबारता में आ चुके हैं। तो अब हमारे पास क्या है, ये वर्ग अंतराल दिया हुआ है और बारंबारता दी गई है, माध्य दिया गया है, हमें केवल एक कॉलम इसके हल में हमें आगे बढ़ाना है, इतना हमें प्रश्न में दिया हुआ रहेगा बच्चों। तो सबसे पहले हम जान लें कि हमें माध्यक निकालने के लिए आवश्यकता किस चीज की होती है, माध्यक निकालने के लिए हमें किस चीज की आवश्यकता होती है। तो यहां पर देखिए L प्लस माध्यक वर्ग की निम्न सीमा, फिर n/2 कुल पदों की संख्या का आधा, माइनस संचयी बारंबारता, मतलब में माध्यक वर्ग के पूर्व वर्ग की संचयी आवृत्ति चाहिए हमें।
अपॉन एफ माध्यक वर्ग की आवृत्ति इंटू एच वर्ग अंतराल। इतनी चीजें हमें चाहिए होंगी। तो सबसे पहले हमें जानना होगा कि माध्यक क्या दिया है, वो तो लिख दें। माध्यक है हमारा 28.5। तो 28.5 किस वर्ग अंतराल में स्थित है हम देखते हैं। तो 28.5 किस वर्ग अंतराल में स्थित है, तो सर 20 से 30 में स्थित है। ये हो जाएगा हमारा माध्यक वर्ग। तो इसके आगे हम लिख देंगे माध्यक वर्ग कितना है, माध्यक वर्ग है सर 20 से 30। माध्यक वर्ग है 20 से 30। अब हमें क्या मिल सकता है, माध्यक वर्ग की निम्न सीमा तो मिल ही रही है L। तो क्या हो जाएगा, माध्यक वर्ग की निम्न सीमा L बराबर कितना है, 20 है। 20 से 30 में निम्न सीमा कौन है, L है। माध्यक वर्ग की आवृत्ति F कितनी है, F है 20, ठीक है ना। और माध्यक वर्ग के पूर्व वर्ग की संचयी आवृत्ति के लिए हमें एक कॉलम बढ़ाना पड़ेगा। वर्ग अंतराल H कितना है, वर्ग अंतराल H है 20। आप इनके पूर्वों के नामों को विस्तृत भी लिखेंगे। ये H हो गया। अब हमें संचयी आवृत्ति लेना है। यहां पर लिखेंगे संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता। इस टेबल को हम आगे बढ़ाएंगे तो 5 की संचयी बारंबारता 5, फिर 5 में x जुड़ जाएगा तो 5 धन x, फिर x 5 धन x में 20 जुड़ जाएगा तो 25 धन x, फिर 15 और जुड़ जाएगा तो 40 धन x, फिर y और जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा 40 धन x धन y, और 5 और जुड़ जाएगा तो 45 धन x धन y। ये 45 धन x धन y वास्तव में कितने के बराबर है, 60 के बराबर है। ठीक है बच्चों, क्योंकि ये टोटल योग है। तो हमें एक बात और समझ में आई। अब हमें क्या चाहिए, तो माध्यक वर्ग की आवृत्ति, माध्यक वर्ग के पूर्व वर्ग की संचयी आवृत्ति। तो CF की वैल्यू कितनी प्राप्त हो गई हमें, माध्यक वर्ग के पूर्व वर्ग की संचयी आवृत्ति 5 धन x है। तो अब हम इन सारे मानों को यहां रख देंगे। तो माध्यक का मान है 28.5, L का मान है 20 धन n/2, n/2 यानी 60/2। ये देखिए n का मान कितना है, यहाँ 60 है। ये देखिए n का मान 60 है तो 60/2 ऋण CF का मान कितना है, तो देखिए 5 धन x है, कोष्टक में लिख देंगे, है ना। और उसके बाद बटे f में कितना है, ये देखिए 20 है सर, और पूरे के गुणा h में कितना है, पूरे के गुणा h में 10 का वर्ग अंतराल। ये देखिए 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, सॉरी यहाँ पर 20 लिख दिया है। यहाँ पर वर्ग अंतराल कितना है, 10 का पहाड़ा चल रहा है ना, तो वर्ग अंतराल यहाँ पर 10 है। अब ये देखिए एक 0 से एक 0 तो आप काट ही दीजिए, फिर 2 से 60 को 30 बार काट दीजिए। अब कितना हो गया, यहाँ पर तो रह गया 28.5 में से ये 20 कम हो जाएगा इस तरफ आकर, इस 20 को कम कर दीजिए इधर लाकर, है ना। 28.5 है, 20 का पक्षांतर कर दीजिए तो 28.5 ऋण 20। अब कितना हो गया, देखिए यहां पर हो गया 30 ऋण 5 ऋण x/2। अब देखिए ये कितना हो गया, यहां पर 8.5 और इसमें नीचे के 2 का गुणा हो गया। अब यहां पर देखिए 30 में से 5 गए तो 25 ऋण x है ये, तो x हमें कितना प्राप्त हो जाएगा, देखिए x बराबर ये 17 25 में से कम हो जाएगा, 8.5 का दुगना करेंगे ना तो 17 उधर जाके कम हो जाएगा। तो x का मान हमें कितना प्राप्त हुआ, 8 प्राप्त हुआ। x का मान जब हमें 8 प्राप्त हो गया, अब हमें निकालना है y का मान। तो हमें क्या पता है, कुल बारंबारताओं का योग 45 धन x धन y के बराबर है। तो यहां पर हम इतने को मिटा देते हैं ना, इसको मिटाकर हम यहां पर लिखते हैं, चूंकि क्या है x 45 धन x धन y बराबर 60 है, कुल बारंबारताओं का योग, है ना। तो x धन y बराबर कितना हो जाएगा, 60 में से 45 कम हो जाएगा, 15 हो जाएगा। अब x का मान रखने पर, x का मान रखने पर रख देंगे, x का मान कितना है, x का मान कितना प्राप्त हुआ है, 8 प्राप्त हुआ है, तो यहाँ 8 रख देंगे। तो 8 धन y बराबर 15, तो y बराबर हो जाएगा
15 ऋण 8, तो y बराबर कितना हो गया 7। तो आंसर हमारे क्या आ गए, आंसर हमें प्राप्त हो गए x बराबर 8, y बराबर 7। ये हमारे आंसर है बच्चों। 78वां महत्वपूर्ण प्रश्न समझते हैं। निम्नलिखित सारणी 400 नियॉन लैंपों के जीवन कालों को प्रदर्शित करती है। एक लैंप का माध्यक जीवन काल ज्ञात करना है हमें। एक लैंप का माध्यक जीवन काल ज्ञात करना है, जिसमें हमें ये सारणी दी हुई होगी। ये हल में हमें फिर से बनाना है। जीवन काल घंटों में लैंपों की संख्या, ये हमें दिया हुआ है। अब हमारे पास कितना है, इसका योग हमें पता है कि लैंप कितने हैं, 400 नियॉन लैंप है, तो n बराबर कितना हो गया 400 नियॉन लैंप है। तो इसका टोटल तो हमें पता है 400 है। फिर यहां पर हमें लेना है संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता या संचयी आवृत्ति, ये वाला हम ऑप्शन यहां ले लेंगे। अब यहां पर हमें जोड़ते जाना है, तो 14 का तो 14 ही आ जाएगा। 56 और 14 मिलकर कितने हो जाएंगे 70 हो जाएंगे। 70 और 60 मिलकर कितने हो जाएंगे 130 हो जाएंगे। आपस में जोड़ते जाएंगे। अब जोड़ते जाएंगे, ये हो जाएगा 6 8 3 11 की 1 हासिल का 1, और ये हो गया 216। 216 में फिर हम 74 जोड़ देंगे तो 20, 290, और फिर 290 में फिर 62 जोड़ देंगे तो फिर हो जाएगा 352, और 352 में जब 48 जोड़ देंगे तो 400 नियॉन लैंप हो जाएंगे। यही हमारी n की संख्या है। तो हमें यहाँ पर पता होना चाहिए कि सबसे पहले माध्यक में हम कौन सा सूत्र यूज करेंगे। तो यहाँ पर देखिए L प्लस n अपॉन 2 माइनस CF अपॉन F इंटू H। CF क्या है, माध्यक वर्ग के पूर्व वर्ग की संचयी आवृत्ति है, माध्यक वर्ग के पूर्व वर्ग की संचयी आवृत्ति, और F क्या है, माध्यक वर्ग की आवृत्ति। अब सोचिए कि n हमारा 40 है, तो क्या हो जाएगा, यहां पर कितने लैंप हैं, नियॉन लैंपों की संख्या, नियॉन लैंपों की संख्या कितनी है, n बराबर 40 है, सॉरी n बराबर 400 है। n बराबर 400 हमने लिख दिया। 400 है तो इसका n अपॉन 2 कहां पर स्थित होगा, n अपॉन 2 200 पर स्थित होगा। 200 है हमारा, जहां पर भी 200 या उससे बड़ा आंकड़ा उपस्थित हो वही होता है हमारा माध्यक वर्ग। चलिए ढूंढते हैं माध्यक वर्ग को, संचयी आवृत्ति में ढूंढते हैं। यहां पर देखिए 14 है, 70 है, 130 है। 130 से लेकर 216 तक के सारे आंकड़े हमें यहां मिलेंगे 3000 से 3500 में, मतलब 200 भी यही है। यदि हम बच्चों के रोल नंबर का ध्यान रखें तो 14 रोल नंबर तक के बच्चे रूम नंबर 1 में हैं, 70 रोल नंबर तक के 2 में हैं, इस तरह से हम समझें। 130 रोल नंबर तक वाले रूम नंबर 3 में है और 216 तक रोल नंबर वाले रूम नंबर 4 में है। तो आप सोचिए कि रोल नंबर 200 कहां होगा, तो वो इसी रूम में होगा। इसी तरह से भी हम समझ सकते हैं। तो ये जो है ये है हमारा माध्यक वर्ग, ठीक है। तो ये हो जाएगी माध्यक वर्ग की आवृत्ति, और ये हो जाएगी माध्यक वर्ग के पूर्व वर्ग की संचयी आवृत्ति, और वर्ग अंतराल तो हमें पता है। तो यहां पर हम लिख देंगे नीचे माध्यक वर्ग। माध्यक वर्ग क्या है, माध्यक वर्ग है 3000 से 3500। क्यों, क्योंकि यहां पर n अपॉन 2 उपस्थित है। n अपॉन 2 मतलब 2000, n अपॉन 2 मतलब 200, n अपॉन 2 मतलब 200। तो 200 चूंकि हमारा यहां उपस्थित है इस वर्ग में, इसलिए ये कहलाएगा माध्यक वर्ग। 200 या 200 से अधिक वाला आंकड़ा, कम वाला आंकड़ा है, 200 या 200 से अधिक वाला आंकड़ा जहां उपस्थित होता है संचयी आवृत्ति में, वही हमारा माध्यक वर्ग होता है। अब देखिए माध्यक वर्ग की निम्न सीमा क्या हो जाएगी। ये देखिए वर्ग हमने पता कर लिया 3000 है, इसकी निम्न सीमा L बराबर कितना हो जाएगा, 3000 हो जाएगा। 3000 माध्यक वर्ग की निम्न सीमा, ठीक। इसके बाद n अपॉन 2 हमारे पास है, कितना है, 200 है। L हमारे पास हो गया। फिर CF माध्यक वर्ग के पूर्व वर्ग की संचयी आवृत्ति कितनी है, 130 है, आपको पूरा लिखना है। इसके बाद अब कौन बचा, F तो हमें पता है माध्यक वर्ग की आवृत्ति, माध्यक वर्ग की आवृत्ति है 86 है सर, माध्यक वर्ग की आवृत्ति कितनी है, 86 है। अब कौन बचा, H, वर्ग अंतराल H कितना है,
एच देखिए 1500, 2000, फिर 2000, 2500, 500 का अंतर है। देखिए 1500, 2000, 2500, 3000, 3500। तो यहाँ पर हो जाएगा एच का मान 500 हो जाएगा एच का मान। अब इन मानों को हम यहाँ रख देंगे तो हमें माध्यक मिल जाएगा। देखिए एल की वैल्यू है 3000 धन n/2 का मान डायरेक्ट रख देंगे 200 माइनस CF का मान है 130, फिर F का मान है कितना 86 और H का मान कितना है देखिए 500। अब इसे हम हल करेंगे तो ये 3000 तो 3000 ही रहेगा। अब 200 में से 130 जब जाएंगे तो यहाँ बचेगा 70 और 70 में गुणा किसका हो जाएगा, ये देखिए 500 का गुणा हो जाएगा और बटे बचेगा 86। ये 3000 धन 35000 बटे 86 है हमारे पास। तो इस 86 का भाग 35000 में दे देंगे। तो 86 का भाग जब हम 35000 में देंगे तो क्या होगा, देखिए यहाँ पर 35000। तो ये हो गया। सबसे पहले कितने बार जाएगा, यहाँ पर हम देखते हैं 4 बार। तो 4 × 24 की 4 हासिल का 2, 4 × 8 32 और 2 34, बचा 6, उतारे 0, भाग नहीं जाने का आ जाएगा यहाँ पर 0, फिर उतारे 0। अब यहाँ पर देखिए 6 बार देते हैं। 6 × 36 की 6 हासिल का 3 और 6, 8 48, 49 50 51। और अब ये देखिए 516 है, यहाँ बचा 84, फिर यहाँ लगाएंगे दशमलव, ये हो गया 0। अब देंगे हम 9 बार। 9 बार देंगे। 9 × 54 की 4 हासिल का 5, 9 8 72 और 5 हो गया 77। तो ये बचेगा कितना, देखिए यहाँ पर बचा 6 और यहाँ पर बचा 7, 76 हो गया। फिर उतारे 0। अब देते हैं, देखिए 774 आया था 9 बार में, तो 8 बार देंगे। 8 बार दिए। 8 × 48 की 8 हासिल का 4, 8 8 या 64, 65 66 67 68। ये देखिए इस तरह से ये बचा 2 और यहाँ 15, फिर यहाँ बचा 7, फिर एक और 0 लगा देंगे। तो फिर से कितने बार देंगे, फिर से हम 8 बार ही देंगे। तो कितना आएगा, 8 बार में फिर से 688 आएगा। इस तरह से बच्चों हमें ये प्राप्त हुआ 406.988। तो यहाँ हो जाएगा 3000 धन 406.988। तो जब ये जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3406.988। ये कितना है, घंटे। ये हो जाएगा नियान लैंपों का जीवन काल 3406.988 घंटे। तो यहां पर ये इसका आंसर आया बच्चों। 79 नंबर का महत्वपूर्ण प्रश्न है, निम्नलिखित सारणी किसी मोहल्ले के 25 परिवारों में भोजन पर हुए दैनिक व्यय को दर्शाती है। भोजन पर हुए दैनिक व्यय को दर्शाती है। एक उपयुक्त विधि द्वारा भोजन पर हुआ माध्य व्यय ज्ञात कीजिए। तो हमारे पास देखिए दैनिक व्यय दिया हुआ है कि 100 से 150 रुपए। एक परिवारों की संख्या ये देखिए रुपए में है और परिवारों की संख्या दी है 4। 150 से 200 5, 200 से 250 12, 250 से 302 और 300 से 350 रुपए 2 परिवारों का दैनिक व्यय है। तो यहां पर हमें क्या लेना है, वर्ग चिन्ह लेना है। अगला इतना तो हमारा प्रश्न रहेगा, हमें फिर ये 4 कॉलम का टेबल बना लेना है। यहां पर लेना है वर्ग चिन्ह। वर्ग चिन्ह देखिए बच्चों xi कहलाता है। तो xi 100 और 150 के बीच में क्या है, 125 है। कैसे निकालेंगे, 100 और 150 को जोड़ देंगे तो 250 हो जाएगा। 250 में 2 का भाग देंगे तो 125 आ जाएगा। आप ऐसे भी देख सकते हैं कि दोनों के बीच में 25 का अंतर है, तो 25 हम 100 में, 50 का अंतर है, 50 का आधा 25, तो 25 को हम 100 में जोड़ देंगे। और 100 और 150 के बीच में 125 है, 150 और 200 के बीच में 175 है, वैसे भी समझ में आता है। अब यहाँ पर देखिए एक सबके मध्य बिंदु निकाल लेंगे 175, फिर यहाँ पर आ जाएगा 225, फिर यहाँ हो जाएगा 275 और यहाँ हो जाएगा 325। अब हमारे पास परिवारों की संख्या fi तो पहले से थी, वर्ग चिन्ह xi हमने निकाल लिया, तो यहाँ पर जो निकलेगा वो आएगा fi into xi।
बहुत आसान है, 125 का 4 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 500। 175 का 5 से गुणा करेंगे तो ये देखिए कितना हो जाएगा, 5 25 की 5, हासिल का 2, 5 7 35 और 2 37, और फिर 5 एकम 5, 6 7 875। फिर 12 का 225 से करेंगे तो क्या होगा, देखिए 12 पंचे 60 की 0, हासिल का 6, 12 दूनी 24 और 6 30 की 0, हासिल का 3, फिर 12 दूनी 24 और 3 हो गए 27। फिर ये देखिए 275 का 2 से करेंगे तो ये हो जाएगा 550, और फिर 325 का गुणा 2 से करेंगे तो ये हो जाएगा 650। अब नीचे जो हमारा कॉलम आने वाला है वो आने वाला है सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई। ये देखिए सिग्मा एफ आई तो इनका योग कहलाएगा, यहाँ पर कितने हैं, 25 परिवार हैं, तो ये पहले से ही हमारे पास 25 है, आप जोड़कर भी 25 ला सकते हैं। यहां पर जो निकलेगा वो आएगा सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई। इसकी वैल्यू कितनी है, अब जोड़ देते हैं। देखिए ये 5 का आया 5, फिर ये 7 और 10 17 की 7, हासिल का 1, फिर ये 13 और हासिल का 1 जोड़ दी 14, और फिर 21 22 23 24 26, और ये 32 की 2, हासिल का 3, और ये वाला जो 2 और 3 मिलकर हो जाएगा 5, 5275 आया। अब हमारे पास कुछ नहीं है, देखिए माध्य x बार बराबर सीधे फार्मूला लगा देना है, सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई बटे सिग्मा एफ आई। बहुत आसान है बच्चों, सीधे सीधे मान रख देंगे। सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई की वैल्यू कितनी है, 5275, और सिग्मा एफ आई की वैल्यू कितनी है, 25 है, तो 25 का हम इसमें भाग दे देंगे। तो कैसे देंगे, ये देखिए 25 का हम भाग दे देते हैं 5275 में, तो 25 दूनी आ जाएगा 50, फिर बचा 2, फिर उतारे 7, 25 से कम 25, फिर बचा 2, फिर उतारे 5, फिर 25 से कम 25, तो कितना आया, यहां पर 211 आया। तो हम यहां पर कर देंगे 211 बराबर 211। तो आंसर हमारा क्या रहेगा, तो यहां पर जो लिखा है लास्ट में ये ध्यान रखेंगे, भोजन पर हुआ माध्य व्यय, भोजन पर हुआ माध्य व्यय 211 रुपए है, 211 रुपए है। ठीक है बच्चों, यहां लिख देते हैं व्यय 211 रुपए है। तो ये हमारा आंसर है बच्चों। 80 नंबर का महत्वपूर्ण प्रश्न है, एक चित्त प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए जब एक सिक्के को एक बार उछाला जाता है, साथ ही एक पट प्राप्त करने की प्रायिकता भी ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम यहां पर हल में लेंगे, हम एक सिक्के को उछाल रहे हैं, तो क्या होगा, एक सिक्के को उछालने पर, एक सिक्के को उछाल रहे हैं ना, तो जैसे ही हम एक सिक्के को उछालते हैं तो हमें पता है कि चित आता है या पट आता है, तो हम सीधे यहां पर लिख देंगे नीचे कुल परिणाम। पहला ऑप्शन रहेगा कुल परिणाम। क्या हो सकता है, कुल परिणाम हो सकता है हेड और टेल, चित या पट, दोनों में से कोई एक आएगा। तो यहां पर हो जाएगा कुल परिणाम, एस से दर्शाते हैं इसको हम, सिंपल स्पेस। अब देखिए कुल परिणामों की संख्या क्या हो जाएगी बच्चों, कुल परिणामों की संख्या, तो ये इनके नंबर्स होंगे, कितने हैं, 1 2 है, तो नंबर ऑफ एस बराबर 2। कुल परिणामों की संख्या कितनी आई, 2 है। अब हमें जो चाहिए उसकी बात करेंगे। हमें क्या चाहिए, सिक्के को एक चित्त प्राप्त करने की प्रायिकता, तो हमें ज्ञात करना पड़ेगा एक चित्त प्राप्त होने के अनुकूल परिणाम, जिसकी प्रायिकता चाहिए उसके अनुकूल परिणाम हमें निकालना होगा। उसके अनुकूल परिणाम यानी इवेंट, घटना क्या है, एक चित्त प्राप्त होने की घटना, ये देखिए इसमें है चित्त प्राप्त होने की घटना, इसमें नहीं है, तो दोनों में से केवल एक ही है, तो जो है उसे लिख देंगे,
ये आ गया H। तो यहां पर नीचे लिखेंगे अनुकूल परिणामों की संख्या। अनुकूल परिणाम वास्तव में कितने थे? अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी आई? तो बोले सर ये नंबर ऑफ ई आई। नंबर ऑफ ई कितनी आई? एक ही आया सर, तो एक आई। तो उसमें हम क्या कर देंगे, प्रायिकता का फॉर्मूला लगा देंगे। प्रायिकता बराबर, प्रायिकता किसकी निकाल रहे हैं? पीई, तो निकालेंगे इवेंट ई की प्रायिकता है, तो प्रायिकता पीई बराबर अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या। अनुकूल आ जाएगा ऊपर, जो छोटा मान है वो आ जाएगा ऊपर। अनुकूल परिणामों की संख्या किससे दर्शाया हमने? एनी से, बटे कुल परिणामों की संख्या। कुल परिणामों की संख्या कितनी है? एनएस है सर, यहां पर कुल परिणामों की संख्या एनएस है। एनी ऊपर और एनएस नीचे, तो यहां पर अनुकूल परिणामों की संख्या आ गई 1 और कुल परिणामों की संख्या आ गई 2। तो प्रायिकता पीई का मान कितना प्राप्त हुआ? 1/2। ये हमारा आंसर है। अब हमें एक चित्त प्राप्त करने की प्रायिकता तो हमने ज्ञात कर लिया, अब साथ ही क्या पूछा गया है? एक पट प्राप्त करने की प्रायिकता भी ज्ञात करना है। तो क्या हो जाएगा? एक पट प्राप्त होने की प्रायिकता, एक पट प्राप्त होने की प्रायिकता बराबर एक में से किसे घटा देंगे? चित्त प्राप्त होने की प्रायिकता को घटा देंगे बच्चों। चित्त प्राप्त होने की प्रायिकता को घटा देंगे तो क्या हो जाएगी? पट प्राप्त होने की प्रायिकता आ जाएगी। तो देखिए पट प्राप्त होने की प्रायिकता यहां पर क्या होगा? पी ई बार बराबर 1 ऋण पीई है चित्त प्राप्त होने की, तो 1 ऋण 1/2 जब हम करेंगे तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा? 1/2 हमारा आंसर आ जाएगा। जैसे ही हमने एक चित्त प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात किए, हमें एक में से घटाकर हम एक पट प्राप्त करने की प्रायिकता भी ज्ञात कर सकते हैं। 81 नंबर का महत्वपूर्ण प्रश्न है, एक बक्से में 3 नीले 2 सफेद और 4 लाल कंचे हैं। यदि इस बक्से में से एक कंचा यादृच्छिक निकाला जाता है तो इसकी क्या प्रायिकता है कि यह कंचा सफेद है? तो चलिए बच्चों इसका हल समझते हैं। हल में देखिए यहां पर सबसे पहले बक्से में दिया है, लिख दीजिए, दिया है बक्से में 3 नीले 2 सफेद और 4 लाल कंचे हैं। ठीक है, ये हमें दिया है। तो कंचों की कुल संख्या, बक्से में कंचों की कुल संख्या कितनी है? अब यहां पर कुल संख्या नंबर ऑफ एस कितनी है? तो हो जाएगा 3 धन 2 धन 4, मतलब एनएस बराबर हमें प्राप्त हो गया 9 कुल संख्या। अब देखिए यहां से सफेद कंचा निकालना है, तो सफेद कंचों की कुल संख्या, सफेद कंचों की कुल संख्या कितनी है? सफेद कंचों की कुल संख्या नंबर ऑफ ई कितनी है? 2 है सर। सफेद कंचे कितने हैं? 2 हैं। तो प्रायिकता क्या हो जाएगी? प्रायिकता यहां लिख देंगे, प्रायिकता बराबर पीई बराबर किसकी प्रायिकता निकाल रहे हैं? पीई की, तो एनई बटे एनएस। तो देखिए जो इवेंट है ये ई, इसकी प्रायिकता निकाल रहे हैं, इसलिए पीई एनई बटे एनएस। एनई का मान कितना है? 2, एनएस का मान कितना है? 9। तो पीई यानी प्रायिकता का मान कितना आ गया? 2/9। सफेद कंचा निकालने की प्रायिकता 2/9 है। इसके अलावा नीला कंचा, लाल कंचा निकालने की प्रायिकता भी परीक्षा में पूछी जा सकती है बच्चों। इस तरह से हमें उसे हल करना है। 82 नंबर का महत्वपूर्ण प्रश्न है, 20 बल्बों के एक समूह में 4 बल्ब खराब हैं। 20 बल्ब कुल हैं उनके पास, उन्हीं 20 बल्बों में से 4 बल्ब खराब हैं।
इस समूह में से एक बल्ब यादृच्छया निकाला जाता है, इसकी क्या प्रायिकता है कि यह बल्ब खराब होगा। तो हल में यहां पर देखते हैं बच्चों, यहां पर देखिए सबसे पहले क्या है, बल्बों की कुल संख्या, बल्बों की कुल संख्या NS बराबर कितना है, 20 बल्ब हैं। इसमें खराब बल्बों की संख्या, खराब बल्बों की संख्या कितनी है, एनी बराबर कितने हैं, 4 बल्ब खराब है ना। तो खराब बल्बों की संख्या 4 है, तो प्रायिकता हमें किसकी ज्ञात करना है, खराब बल्ब निकलने की ही प्रायिकता ज्ञात करना है। तो हमें प्रायिकता लिख देना है, प्रायिकता PE बराबर एनी बटे NS। तो खराब बल्बों की संख्या कितनी है, 4, और कुल बल्बों की संख्या कितनी है, 20, 4 एकम 4, 4 पंचे 20। तो प्रायिकता PE की वैल्यू हमें कितनी प्राप्त हो गई, यहां पर देखिए 1/5। तो आंसर आ जाएगा, क्या हो जाएगा, यह एक बल्ब यादृच्छिक निकाला जाता है, तो खराब बल्ब निकलने की प्रायिकता, खराब बल्ब निकलने की प्रायिकता, बल्ब निकलने की प्रायिकता 1/5 होगी। खराब बल्ब निकलने की प्रायिकता 1/5 होगी। इस प्रश्न को और भी आगे बढ़ाकर पूछा जा सकता है बच्चों। तो यहां पर ये प्रश्न का हल 1/5 प्राप्त हुआ। 83 नंबर का महत्वपूर्ण प्रश्न है, एक पासे को एक बार फेंका जाता है, एक विषम संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो हल यहां पर हम ले लेंगे, एक पासे को फेंका जाता है, ये हमने पासे को फेंक दिया। पासे को फेंकने पर कुल परिणाम क्या होंगे, कुल परिणाम S बराबर कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6, 1 से लेकर 6 तक अंक उसमें अंकित होते हैं। अब कुल परिणामों की संख्या कितनी है, कुल परिणामों की संख्या कितनी है, बोले सर NS है, तो NS बराबर कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 है। NS कितना है, 6 है। पासे को फेंकने पर कुल परिणाम 6 है। आगे आएगा, विषम अंक प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात करना है ना, तो उसके अनुकूल परिणाम पहले निकालना पड़ेगा। तो विषम अंक प्राप्त होने के अनुकूल परिणाम क्या होंगे, तो देखिए प्राप्त होने के अनुकूल परिणाम को हम E से दर्शाएंगे, एक इवेंट है, घटना है। तो क्या हो जाएगा, विषम अंक कौन कौन से, 1 है, 3 है, 5 है सर, 1 3 5, बस ये आएंगे तभी फायदा है। तो देखिए अब क्या हो जाएगा, अनुकूल परिणामों की संख्या, उनकी संख्या कितनी है, अनुकूल परिणामों की संख्या यानी एनी। देखिए अनुकूल परिणामों की संख्या एनी बराबर 1 2 3 है। तो प्रायिकता सीधे हम लिख देंगे, प्रायिकता बराबर अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या, यानी एनी बटे NS। तो देखिए P का मान, एनी का मान आया 3, NS का मान आया 6, तो काटेंगे तो 1/2 कितना आया, प्रायिकता हमारी प्राप्त हुई 1/2। तो ये हमारा आंसर होगा, विषम अंक ऊपर आने की प्रायिकता 1/2 है। 84 नंबर का महत्वपूर्ण प्रश्न है, किसी कारण 12 खराब पेन 132 अच्छे पेनों में मिल गए हैं, केवल देखकर यह नहीं बताया जा सकता कि कोई पेन खराब है या अच्छा है। इस मिश्रण में से एक पेन यादृच्छया निकाला जाता है, निकाले गए पेन के अच्छा होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। अच्छा होने की प्रायिकता हमें ज्ञात करना है। तो यहां देखिए हल,
हल में हम लेंगे पेनों की कुल संख्या, पेनों की कुल संख्या, कुल संख्या कितनी है? NS बराबर खराब पेन धन अच्छे पेन, तो लिख देंगे अच्छे पेन, अच्छे पेन अच्छे पेन धन खराब पेन। देखिए अब हम इनको जोड़ देंगे, अच्छे पेन कितने हैं? 132 और खराब पेन है 12, तो कुल पेन हो गए, NS का मान कितना प्राप्त हुआ? 144। ये NS का मान प्राप्त हुआ। अब क्या करना है? इस मिश्रण में से एक पेन यादृच्छिक निकाला जाता है, निकाले गए पेन के अच्छा होने की प्रायिकता ज्ञात करना है। आप सीधे लिखेंगे अच्छे पेनों की संख्या, ये हमारे अनुकूल परिणाम है। अच्छे पेनों की संख्या मतलब NE कितनी है? 132 है। तो प्रायिकता क्या हो जाएगा? प्रायिकता PE बराबर NE बटे NS, छोटे मान को ऊपर बड़े मान को नीचे। NE का मान कितना है? 132 और NS का मान कितना है? 144। अब देखिए 12 से काटेंगे तो 12 एकम 12, 12 एकम 12 और 12 12 में 144, 11 बटे 12 ये हो जाएगा आंसर। अच्छे पेन निकलने की प्रायिकता 11 बटे 12 है। 85 नंबर का महत्वपूर्ण प्रश्न है, यदि P बराबर 0.05 है तो E नहीं की प्रायिकता क्या होगी? यानी इसे किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता 0.05 है, तो घटित ना होने की प्रायिकता क्या होगी? तो यहां पर हल में हम लिख देंगे, तो PE दिया है, क्या दिया है? दिया है प्रायिकता PE बराबर 0.05। तो क्या होगा? हमें क्या ज्ञात करना है? PE नहीं की प्रायिकता, किसकी प्रायिकता? PE नहीं की ज्ञात करना है। ठीक है बच्चों, ये हमें ज्ञात करना है। तो सूत्र क्या है? सूत्र हम यहां लिख देंगे कि PE धन PE नहीं बराबर किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता और घटित ना होने की प्रायिकता दोनों का योग 1 होता है। तो ये हमें दिया गया है 0.05, ये हमें नहीं दिया गया, तो इसे ऐसे ही लिख देंगे बराबर 1। तो इसका पक्षांतर हो जाएगा, तो हो जाएगा PE नहीं बराबर 1 को हम क्या लिख सकते हैं दशमलव के रूप में? 1.00, उसमें से 0.05 को घटा देंगे। आप एक दूसरे के नीचे भी लिख सकते हैं बच्चों, इस तरह से 0.05 को जब घटाएंगे तो क्या होगा? यहां से उधार ले जाएंगे 10, फिर यहां 9, वहां 10, 10 में से 5 गए, 5, 9 में से 0 गया 9 और 0 में से 0 गया, तो क्या आया? हमें प्राप्त हुआ PE नहीं बराबर कितना प्राप्त हुआ? PE नहीं बराबर 0.95। ये हमारा आंसर है। किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता 0.05 थी, तो उसके घटित ना होने की प्रायिकता 0.95 है बच्चों। धन्यवाद।